हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का यूनिफिकेशन। और ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था 3 फेजेस के अंदर हुआ था। तो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 3 फेजेस। तो सबसे पहला फेज था वो था आपका वॉर विद डेनमार्क एंड ट्रीटी ऑफ कस्टेन। डेनमार्क हैड कंट्रोल अपॉन 2 डचेस। जो डेनमार्क का कंट्रोल था वो दो डचेस पर था, जिनका नाम था स्कैल्सविग और दूसरे का नाम था हॉलस्टेन। तो ये 2 डचेस थे जिस पर डेनमार्क का कंट्रोल हुआ करता था। बट दीज वर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क। लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट नहीं हुआ करते थे डेनमार्क के। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हॉलस्टेन वॉज जर्मन। हॉलस्टेन के अंदर रहने वाली ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो जर्मन थी। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ वो मेंबर भी थी जर्मन यूनियन की। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ जो स्कैल्सविग था, यहाँ पर जो मेजोरिटी थी पॉपुलेशन की वो जर्मन्स की थी, लेकिन डैनिश बोलने वाले लोग भी यहाँ पर रहते थे। डैनिश पीपल वर ऑल्सो लिव देयर। दीज पीपल वर अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और ये जो डैनिश पीपल थे ये अगेंस्ट थे जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर। इन अ मीटिंग हेल्ड इन लंडन, एक मीटिंग हुई लंदन के अंदर। लंदन, द किंग ऑफ यूरोप, और जो राजा था यूरोप का, उसने एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ डेनमार्क, कि जो अथॉरिटी है डेनमार्क की अपॉन दीज डचेस। ये जो डचेस थे जो डेनमार्क के अंडर में थे, जो कि उसका इंटीग्रल हिस्सा नहीं था, लेकिन जो यूरोप के राजा थे उन्होंने भी उनकी जो अथॉरिटी थी वो एक्सेप्ट कर ली इन डचेस पर। ऑन वन कंडीशन, एक कंडीशन पर, दैट इन फ्यूचर में कि जो डेनमार्क है वो नॉट मर्ज, जो डेनमार्क है वो इन दोनों डचेस को अपनी कंट्री में मर्ज नहीं करेगा या अपने किंगडम में मर्ज नहीं करेगा, यानी मिलाएगा नहीं। बट आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल बाद 1863 CE में फेडरिक नाम के एक राजा थे डेनमार्क के, जिन्होंने इन दोनों स्टेट पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इन दोनों डचेस को अपना स्टेट बना लिया, अपने किंगडम में शामिल कर लिया। तो आपकी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? जो डेनमार्क था, डेनमार्क का कंट्रोल था 2 डचेस पर, जो कि इसका इंटीग्रल हिस्सा नहीं थे, और वो दोनों डचेस थे स्कैल्सविग और हॉलस्टेन। और जो यूरोप के राजा थे उन्होंने भी इस अथॉरिटी को, जो डेनमार्क की अथॉरिटी थी इन दोनों डचेस पर, उसको स्वीकार कर लिया फ्यूचर में। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन पर इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा डेनमार्क कभी भी इस किंगडम को कभी भी इन दोनों जो स्टेट हैं उनको अपने किंगडम में नहीं मिलाएगा। लेकिन 10 साल बाद जो फेडरिक, वहाँ पे 1863 के अंदर एक राजा है फेडरिक, उन्होंने इन दोनों स्टेट पर कब्जा कर लिया। बिस्मार्क गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अब बिस्मार्क को क्या था, एक मौका मिल गया टू शो द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्किल, कि वो अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक उसको उन्होंने शो कर दिया। बिस्मार्क टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस पोजीशन, उसने इस पोजीशन का फायदा उठाया, एंड वांटेड टू ऑस्ट्रिया फ्रॉम जर्मनी, और वो ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर कर दिया जाए, और साथ में डिसमिस द जर्मन यूनियन, और जो जर्मन यूनियन है उसको डिसमिस कर दिया जाए। बिस्मार्क वॉज सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट, और बिस्मार्क ने जो कोशिश की उसके अंदर वो सफल भी हो गया। इन जनवरी 1864 में एक एग्रीमेंट हुआ। एन एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। एक प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ इस इशू को लेकर, और ये इशू था दोनों डचेस को लेकर। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि दोनों मिलकर डेनमार्क को लास्ट वार्निंग देंगे, लास्ट टाइम उनको वार्निंग देंगे
और उनको वॉर्न डेनमार्क फॉर द लास्ट टाइम एंड रिजेक्ट डेनमार्क अथॉरिटी, और जो डेनमार्क ने जो अथॉरिटी ले रखी है इन दोनों स्टेट्स की उसको रिजेक्ट कर देंगे। दिस एग्रीमेंट वॉज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, और ये जो एग्रीमेंट था वो विक्ट्री का सिंबल था बिस्मार्क की। इन फरवरी 1864 में In February 1864, the joint army of Austria and Prussia defeated Denmark. और 1864 में दोनों की आर्मी, ऑस्ट्रिया प्रूशिया की दोनों की आर्मी ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। ऑन द इशू ऑफ अथॉरिटी अपॉन दीज डचेस, और जो इशू था इस दोनों डचेस की अथॉरिटी के को लेकर, तो जो विलियम एंड फ्रांसिस जोसेफ, विलियम तो थे प्रूशिया के राजा और फ्रांसिस जोसेफ थे फ्रांस के राजा। फ्रांसिस जोसेफ ये थे ऑस्ट्रिया का राजा। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, मतलब कि इन्होंने पहले दोनों ने मिलकर पहले डेनमार्क को हरा दिया, और ये दोनों जो अथॉरिटीज और ये दोनों जो डचीज थे उनकी अथॉरिटी को जो लेकर जो इशू था इसके ऊपर इन दोनों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया एट अ प्लेस कॉल्ड गैस्टिन, और जिस जगह पर उन्होंने वो साइन किया था वो जगह थी गैस्टिन, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ गैस्टिन का। और ये जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ 14 अगस्त 1865 में। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हॉलस्टाइन वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, हॉलस्टाइन था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, एंड स्केल्सविक जो था वो प्रूशिया को हैंड ओवर कर दिया गया। लैननबर्ग वॉज सोल्ड टू प्रूशिया, और जो लॉयनबर्ग जो था वो सोल्ड कर दिया गया प्रूशिया को। डचेस ऑफ डचिया, और जो डचेस थे डचिया के ऑफ प्रूशिया ऑल्सो गॉट राइट ऑफ फोर्टिफिकेशन एट द सी पोर्ट नेम काइल। तो जो डचेस थे डचिया के और प्रूशिया को उनको ये अधिकार मिल गया कि वो वहाँ पर अपना किला बना सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं एट द सी पोर्ट, जिसका नाम था काइल। गैस्टन ट्रीटी वॉज अ पॉलिटिकल मिस्टेक, और ये जो ट्रीटी हुई थी गैस्टन ट्रीटी ये एक पॉलिटिकल मिस्टेक थी ऑफ ऑस्ट्रिया की, एंड द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विक्ट्री, और एक सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी बिस्मार्क की। बिस्मार्क यही चाहता था कि ऐसा हो। बिस्मार्क फॉर्म द बैकग्राउंड वॉर। अब बिस्मार्क ने क्या किया, उसने एक बैकग्राउंड वॉर तैयार कर लिया फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्वेश्चन ऑफ हॉलस्टाइन बीइंग हैंड ओवर टू ऑस्ट्रिया, उसने एक बैकग्राउंड वॉर तैयार किया फ्यूचर क्वेश्चन को लेकर, हॉलस्टाइन के फ्यूचर क्वेश्चन को लेकर कि ये जो है वो ऑस्ट्रिया को हैंड ओवर कर देना चाहिए। पहले आपने देखा कि जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था गैस्टिन की जगह पर, और यहाँ पर जो हॉलस्टाइन था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था और स्केल्सविक था वो प्रूशिया को दे दिया गया था। लेकिन जो बिस्मार्क था वो ये चाहता था कि जो हॉलस्टाइन है वो भी ऑस्ट्रिया को प्रूशिया को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो इसके लिए उसने एक लड़ाई तैयार कर ली फ्यूचर के लिए। अब क्या किया उसने, तो वो तो आपकी थी गैस्टन ट्रीटी। अब ये नेक्स्ट आ गई आपकी ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया एंड ट्रीटी ऑफ प्रैग। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में क्या संधि हुई और ऑस्ट्रिया एंड ट्रीटी ऑफ प्रैग क्या है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर द गैस्टिन एग्रीमेंट के बाद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बिस्मार्क, जो दूसरा कदम था बिस्मार्क का कि वो एक ऐसा वॉर तैयार करे ऑस्ट्रिया के खिलाफ कि एक तरफ तो जो बिस्मार्क था उसने वॉर की तैयारी शुरू कर दी, बिस्मार्क स्टार्टेड प्रिपेयर फॉर वॉर, एंड ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ बिस्मार्क था वो एक ही मेड अ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, उसने एक डिप्लोमेटिक कोशिश की टू एंश्योर दैट ऑस्ट्रिया डज नॉट गेट हेल्प, कि ऑस्ट्रिया को कहीं से कोई भी मदद ना मिले फ्रॉम द यूरोपियन, कहाँ से नहीं मिलनी चाहिए, यूरोपियन नेशन से। तो देखो बिस्मार्क किस प्रकार से वॉर की तैयारी कर रहा है। वो वॉर चाहता था कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर हो
और वो ये चाहता था कि उसने एक तरफ तो तैयारी शुरू भी कर दी थी वॉर की, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कर रहा था कि इंश्योर कर रहा था कि ऑस्ट्रिया को यूरोपियन कंट्री से किसी प्रकार की कोई हेल्प ना मिले। एट दैट टाइम उस समय जो इंटरनेशनल सिनेरियो था वॉज फेवरेबल फॉर बिस्मार्क, वो भी बिस्मार्क के लिए फेवरेबल हो गया था। इंग्लैंड वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग। अब इसको ध्यान से समझना, जो इंग्लैंड था उसने तो ये पॉलिसी को फॉलो कर रखा था कि वो किसी यूरोपियन स्टेट के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, इंटरनल इशू को लेकर वो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी यूरोपियन स्टेट में। ये किसकी पॉलिसी थी? इंग्लैंड ने इसे पॉलिसी बना के रखी थी। और ही गेन रशियन फेवर बाय असिस्टिंग इन द रिवोल्ट बीइंग कंडक्ट इन पोलैंड। और बिस्मार्क ने क्या किया, पोलैंड के अंदर जो रिवोल्ट चल रहा था है ना, उसमें उसने रशिया को फेवर दिया, उसने रशियंस की सहायता की और इस तरह से उन्होंने जो रशियंस थे उनको अपने फेवर में ले लिया। ही प्रिपेयर्ड फ्रांस, और उसने फ्रांस को तैयार कर लिया कि वो इस वॉर के अंदर न्यूट्रल रहे, मतलब किसी का भी साथ नहीं दे। और इसके लिए बिस्मार्क ने फ्रांस से प्रॉमिस किया कि वो जीतने के बाद राइनलैंड का कुछ हिस्सा उसको दे देगा। इस तरह से उन्होंने तीनों को अपने फेवर में ले लिया। इंग्लैंड से तो ये कह दिया कि इंग्लैंड की तो पॉलिसी ऐसी थी कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल इशू में यूरोपियन स्टेट के, तो यहाँ से तो कोई हेल्प की उसको लग रहा था कि कोई हेल्प मिलेगी नहीं ऑस्ट्रिया को। फिर वहीं दूसरी तरफ उसने जो रशियन को उसने अपने फेवर में ले लिया, उनकी मदद करके जो रिवोल्ट चल रहा था पोलैंड में उसमें सहायता करके उनकी सहायता की इन द रिवोल्ट बीइंग कंडक्टेड इन पोलैंड, जो पोलैंड में रिवोल्ट चल रहा था उसमें। ही प्रिपेयर फ्रांस, उसने फ्रांस को भी न्यूट्रल कर लिया और उसने फ्रांस को ये कह के न्यूट्रल किया कि वो राइनलैंड का कुछ हिस्सा उसको दे देगा जीतने के बाद। ऑस्ट्रिया वॉज एन ऑब्स्टिकल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी में ही नहीं बल्कि इटली के यूनिफिकेशन में भी एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था। इन 1866 CE में एक एग्रीमेंट हुआ, एन एग्रीमेंट टुक प्लेस बिटवीन प्रूशिया एंड सर्डिनिया। किसके बीच में होता है एग्रीमेंट? प्रूशिया और सर्डिनिया के बीच में होता। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग इफ द सर्डिनिया वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया देन वेनेशिया वुड बी ग्रांटेड टू इट। अगर सर्डिनिया अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ता है तो वेनेशिया उसको ग्रांट दे देगा, यानी वेनेशिया भी उसके साथ हो जाएगा। When the Germans were revolting against the Austria and Holstein, जब जर्मन्स विरोध कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के खिलाफ हॉलस्टाइन में, बिस्मार्क ने चुपचाप उनको सपोर्ट किया। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया वॉज प्रमोटिंग द मूवमेंट, ऑस्ट्रिया के अंदर मूवमेंट को बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रिया वॉज प्रमोटिंग द मूवमेंट, ऑस्ट्रिया जो था वो बढ़ावा दे रहा था, प्रमोट कर रहा था मूवमेंट को। बीइंग कंडक्टेड इन फेवर ऑफ ड्यूक ऑगस्टस, इसके फेवर में जो ऑस्ट्रिया था वो मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा था। ग्रुप इन हॉलस्टेन के अंदर, तो आपने देखा कि ऑस्ट्रिया के अंदर जब रिवोल्ट हुआ तो उसमें बिस्मार्क ने जर्मन्स का साथ दिया, चुपचाप उनको सपोर्ट किया। और वहीं जो ऑस्ट्रिया था वो क्या कर रहा था कि वो मूवमेंट को प्रमोट कर रहा था ड्यूक के फेवर में। ड्यूक जो था ड्यूक ऑगस्टस, ग्रुप हॉलस्टेन के अंदर। ऑन दिस इशू, इस इशू को लेकर एक वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, कौन से इशू को लेकर? कि जो ऑस्ट्रिया है ये मूवमेंट करवा रहा है ड्यूक के फेवर में, और इस इशू को लेकर एक वॉर स्टार्ट हुआ बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में। बट ऑन 3 जुलाई 1866, लेकिन 1866 3 जुलाई को एक डिसीसिव बैटल हुआ और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सडोवा। तो बैटल ऑफ सडोवा कॉनीग्रेड्स टुक प्लेस। बैटल ऑफ सडोवा कॉनीग्रेड्स ये हुआ
इन विच द ऑस्ट्रिया कम्प्लीटली डिफीटेड, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रिया था वो पूरी तरीके से हार गया। और हारने के बाद फिर ऑस्ट्रिया प्रूशिया के बीच में एक संधि हुई जिसे कि ट्रीटी ऑफ प्रैग के नाम से जाना जाता है, टुक प्लेस बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। और ये जो ट्रीटी हुई थी वो 23 अगस्त 1866 में हुई थी। हॉलस्टाइन डची, जो हॉलस्टाइन का डच था, गॉट इंक्लूडेड इन प्रूशिया, जो हॉलस्टाइन था वो प्रूशिया के अंदर इंक्लूड हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया की लीडरशिप के अंदर नॉर्दर्न जर्मनी वॉज फॉर्म, और नॉर्थ जर्मनी था वो बन गया। इन विच ऑस्ट्रिया वॉज नॉट इंक्लूडेड, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। यही तो बिस्मार्क चाहता था। बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि यही यूनिफिकेशन में एक सबसे बड़ी रुकावट था। तो नॉर्थ जर्मन जो था वो यूनिफाई हो गया। आपने जर्मन के 3 पार्ट पढ़े थे, नॉर्थ जर्मन, सेंट्रल जर्मन एंड सदर्न जर्मन। तो इसमें सबसे पहला जो था जर्मनी का यूनिफिकेशन नॉर्थ वाला हो गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। ये तो था पहला फेज। पहला फेज तो इनका ये था कि भाई जैसे ये पहले ऑस्ट्रिया और प्रूशिया दोनों ने मिलकर पहले डेनमार्क को हराया। डेनमार्क को हराने के बाद जो ये 2 डचेस थे उनका बंटवारा कर लिया, और बंटवारे में हॉलस्टाइन जो था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और स्कैल्सविक था वो प्रूशिया को दे दिया गया। बिस्मार्क वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और वो चाहता था कि जो हॉलस्टाइन है वो प्रूशिया को मिले। तो उसके लिए फिर वापस से इनके बीच में जो बिस्मार्क था ये वॉर तैयार कर रहा था। एक तरफ तो ये वॉर की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये कोशिश कर रहा था कि जो ऑस्ट्रिया उसको कहीं से कोई हेल्प ना मिले यूरोपियन कंट्री से। तो इसके लिए जो इंग्लैंड था वो तो अपनी पॉलिसी को निभा रहा था। उसको पता था इंग्लैंड तो इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि वो इंटरनल इशू ऑफ यूरोपियन स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो रशिया था उसको अपने फेवर में ले लिया था उसने, पोलैंड में जो रिवोल्ट चल रहा था उसमें सहायता करके, और फ्रांस को उसने न्यूट्रल कर दिया था ये वादा करके कि रिहाइनलैंड का जो हिस्सा है इसको कुछ दे देगा। और इस प्रकार से दोनों में लड़ाई हुई, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रिया था वो पूरी तरीके से हार गया। और सर्डिनिया जो था, प्रूशिया और सर्डिनिया के बीच में वॉर हुआ था कि इसके अकॉर्डिंग अगर सर्डिनिया अगर वॉर करेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो वेनेशिया जो है वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पूरी तैयारी कर ली वॉर की। और जो इन्होंने तैयारी की थी इसके अंदर ऑस्ट्रिया को कहीं से कोई भी हेल्प नहीं मिली। और ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी बैटल ऑफ सडोवा कॉनिग्रेट्स नामक जगह पर, तो उसको नाम दिया गया बैटल ऑफ सडोवा कॉनिग्रेट्स, और जिसमें ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से हार गया। और ट्रीटी हुई इनके बीच में प्रैग की, और इसके अंदर जो ऑस्ट्रिया प्रूशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी 23 अगस्त 1866 सीई में। हॉलस्टाइन डची जो था वो इंक्लूड हो गया प्रूशिया के अंदर, और अंडर द लीडरशिप और प्रूशिया की लीडरशिप के अंदर जो नॉर्दर्न जर्मन का यूनिफिकेशन था वो हो गया, और ऑस्ट्रिया को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। देन फिर ये तो हो गया सेकेंड फेज। अब थर्ड फेज में क्या था, ये इसमें फ्रैंको प्रूशियन वॉर एंड ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंको प्रूशियन वॉर इसलिए कहा गया कि फ्रैंको मतलब फ्रांस हो गया और प्रूशिया, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और फिर इनके बाद लड़ाई के बाद इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। जो फ्रांस था वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे वादा किया था ना कि जब अगर वो लड़ाई में जीत जाएंगे तो वो उसको रिहाइनलैंड का कुछ हिस्सा दे देंगे, और यही कह के उसको न्यूट्रल किया गया था। और इसी वजह से जो फ्रांस था वो आशा लगाए बैठा था कि अगर वो न्यूट्रल रहा इन केस ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया वॉर, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के वॉर के अंदर, तो उसको रिहाइनलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब ये लड़ाई जीत गए तो जो वादा जो बिस्मार्क ने किया था फ्रांस से, वो वादा पूरा करने से उसने मना कर दिया, ड्यू टू विच और रिहाइनलैंड के मिलने से जो फ्रांस था उसका बॉर्डर बढ़ जाता रिहाइन रिवर तक। लेकिन बिस्मार्क ने मना कर दिया। निग्लेक्टेड मतलब होता है मना कर देना। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन विच वॉज द विक्ट्री ऑफ प्रूशिया, क्योंकि जो नॉर्दर्न जर्मन था वो बन गया था और ये प्रूशिया की जीत थी। द इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी फ्रांस की उसको सफ़र करना पड़ा, यानी फ्रांस की बहुत बदनामी हुई इसके पीछे। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ जो फ्रांस के पॉलिटिशियन थे
वो डिमांड कर रहे थे कि वो इस बदला लें सडोवा का। सडोवा जगह का नाम है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, कि रिवेंज ऑफ सडोवा। नेपोलियन थर्ड विश टू रिगेन हिज डिक्लाइन रेपुटेशन। और जो नेपोलियन थर्ड जो उस वक्त राजा थे फ्रांस के, उन्होंने वही आशा करते थे कि उनकी जो रेपुटेशन जो गिर गई है उसको वो वापस हासिल करेंगे, और उसका केवल एक ही तरीका है इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में, और वो है केवल वॉर। वॉर अपीयर टू बी द सॉल्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ द स्टेट्स। नेपोलियन थर्ड हैड प्लेस्ड एन ऑफर। जो नेपोलियन थर्ड थे उन्होंने एक जगह है उसको ऑफर किया टू बाय लग्जमबर्ग। नेपोलियन थर्ड ने एक ऑफर दिया कि वो लग्जमबर्ग को खरीदना चाहते हैं। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रुप्स एंड पॉलिटिशियन जर्मनी रिफ्यूज टू गिव। लेकिन जो नेशनलिस्ट थे, न्यूज़पेपर ग्रुप्स थे या पॉलिटिशियंस थे जर्मनी के, उन्होंने मना कर दिया कि वो लग्जमबर्ग फ्रांस को नहीं देंगे। अनदर डिस्प्यूट वॉज रिगार्डिंग द रॉयल थ्रोन। तो ये तो पहला रीज़न हो गया कि नेपोलियन चाहते थे कि वो लग्जमबर्ग को खरीद लें, लेकिन नेशनलिस्ट और न्यूज़पेपर ग्रुप और पॉलिटिशियन ने मना कर दिया कि वो लग्जमबर्ग को फ्रांस को नहीं देंगे। जो दूसरा डिस्प्यूट था, अनदर डिस्प्यूट वाज रिगार्डिंग द रॉयल थ्रोन। रॉयल थ्रोन वो था रॉयल थ्रोन को लेकर ऑफ स्पेन, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो रिलेशंस थे दोनों कंट्री के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ये दूसरा रीज़न था, रॉयल थ्रोन, स्पेन के रॉयल थ्रोन को लेकर, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के जो रिलेशन थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। 15 जुलाई 1870 में एक वॉर स्टार्ट हुआ फ्रांस एंड रूसिया के बीच में। जर्मन आर्मीज अटैक फ्रांस। जो जर्मन आर्मी थी उसने फ्रांस पर अटैक कर दिया तीनों साइड से। जर्मन की आर्मी ने फ्रांस पर तीनों साइड से अटैक कर दिया, और जो फ्रांस था वो इस लड़ाई के अंदर बुरी तरीके से हार गया। फ्रांस वॉज डिफीटेड in the battle of Webenberg and Gravelotte. The most significant war, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वॉर हुआ था ये हुआ था 2 सितंबर 1870 में, इन वे जिसमें जो प्रूशियन कमांडर वॉन मोल्टेक थे डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। इन्होंने फ्रांस की आर्मी को पूरी तरीके से हरा दिया, और जो नेपोलियन थर्ड थे इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ऑन 18 जनवरी 1871 के अंदर इन द रिनोन्ड वर्सली पैलेस ऑफ बिस्मार्क एंथ्रोन्ड द जर्मन किंग विलियम फर्स्ट। वर्सली के जो महल था वहाँ पर बिस्मार्क ने जर्मन के जो राजा थे विलियम फर्स्ट उनको गद्दी पर बिठाया। प्रूशिया एंड फ्रांस वॉर एंड। जो प्रूशिया और फ्रांस वॉर था वो ख़त्म हुआ 28 फरवरी 1871 में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कंट्रीज, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों ही कंट्री के, उन्होंने एक ट्रीटी पे साइन किया, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट ऑन 10 मई 1871 CE में। ये जो ट्रीटी थी प्रोवाइड फॉर सीडिंग, और इस ट्रीटी के अंदर जो 1694 गांव थे और सिटीज़ थे वो फ्रेंच की जो कंट्रोल में थे वो उससे लेकर के जर्मनी को दे दिए गए। इन फ्रेंच कंट्रोल टू जर्मनी, इन जिसमें अलास्का और लॉरेन, ये दो जगह थी इम्पॉर्टेंट जगह। द फ्रांस डिपार्टमेंट, अलास्का क्या था, ये फ्रांस डिपार्टमेंट था ऑफ बेस रिहाइन एंड हंट रिहाइन। ये डिपार्टमेंट्स थे बास रिहाइन और हॉट रिहाइन के। एक्सेप्ट फॉर द सिटी ऑफ बेलफोर्ड एंड इट्स टेरिटरी। फिर आता है लॉरेन द फ्रांस डिपार्टमेंट, ये भी एक फ्रांस डिपार्टमेंट था। मॉसल और 1/3 जो डिपार्टमेंट था मॉरथ, including the cities of Château Salins and the Sarrebourg and the
एरोंडिसमेंट, साल्स एंड स्किरमैक, ये डिपार्टमेंट्स के नाम हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ वॉसेजेस। तो ये जो थे ये सारे के सारे किसके अंडर में चले गए, जर्मनी के, जो कि पहले फ्रांस के अंडर में थे। आपको ये इतना नहीं याद होता तो कम से कम आप ये लिख सकते हैं कि अलास्के और लॉरेन ये दोनों जर्मनी के पास चले गए थे। तो और ये अगर अलास्के में क्या है तो फिर आपको ये याद लिखना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, अदरवाइज ये दोनों बहुत हैं। तो फ्रांस वॉज फोर्स टू पे, और साथ ही फ्रांस वॉज फोर्स टू पे अमाउंट ऑफ 20 करोड़ पाउंड एज अ इंडेमिनिटी, कि फ्रांस को मजबूर किया गया कि वो 20 करोड़ पाउंड रुपीज़ वॉर के हर्जाने के रूप में दे दे, विच वॉज टू बी पेड विद इन 3 ईयर्स, जो कि उसको 3 साल के अंदर देना था। इट कैन बी सेड, इस तरह से हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ये पॉसिबल हो पाया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की वजह से, दूसरा फर्म डिसीजन, तुरंत डिसीजन लेने की वजह से, एंड एक्सट्रीम ब्रेवरी, बहादुरी की वजह से, एंड डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी ऑफ बिस्मार्क की वजह से। तो ये था आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक के लिए आपको जो पढ़ा है वो पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।